तो दोस्तों ये है क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप सभी जानते हैं इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास मतलब बीती हुई बातों के बारे में अध्ययन करना या बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करना को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता होते हैं इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। चलिए वो सब छोड़िए। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इन्होंने इतिहास के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया या ज़्यादा ज्ञान दे पाए, इस बारे में खोजबीन कर पाए इतिहास का, इसीलिए उसको पिता कहा गया। अब ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है, 7 महादेश में से एक यूरोप महादेश है, जो कि अच्छा खासा बड़ा है और उसमें बहुत सारे देश, लगभग 40-46 लगभग देश आते हैं उसमें, यूरोप में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या? चलो लिख लो, आप लोग लिख लीजिए इसको। राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के हित में सोचना, अपने राष्ट्र के प्रति उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना, उसको ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कोई मतलब अभी इस राज्य पर कोई राजा हो, ठीक है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, तो वो कुछ ऐसा नियम लगाते हैं, कानून करते हैं जो हमारे खिलाफ, जिससे हमें परेशानी होती है, तो हम लोग उसका खिलाफ करेंगे। हम सब मतलब सारी जनता मिलकर उसका खिलाफ करेंगे, विरोध करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, दंगे करेंगे। तो उसको बोलते हैं अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद। वैसे तो उसको क्रांति बोलते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र को अच्छा चलाने के लिए, अच्छा नियम लागू करने के लिए सरकार से प्रेरित करना, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। या कोई खराब सरकार है, अगर मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, उसको उखाड़ फेंकने के नियम को भी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो सीधा समझिए, परंतु हुआ क्या कि 1789 में यूरोप के फ्रांस देश में एक तो राजा था जिसका नाम था लुई 16वां ही था। हाँ, लुई 16वां ही था, जहाँ से ये 1789 ईस्वी में इसका पूरी तरह से राष्ट्रवाद का आगमन हुआ, या कि लोग समझने लगे कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे एक राजा के खिलाफ संघर्ष किया जाता है, क्रांति की जाती है, वो सब समझा कब? 1789 ईस्वी में। तो 1789 में आप लिख लो, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ। 1789 ईस्वी से पहले वहाँ पर एक राजा थे लुई 16वां। वो इतने क्रूर थे कि अब सोच लीजिए वो क्या किए कि उस देश को, फ्रांस देश को बहुत भागों में बांट दिए, बहुत कुछ किया, मतलब जितना कर नहीं लेना चाहिए उतना कर लिया, जनता को बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ हुई वहाँ के लोगों को। तब आक्रोश में आकर उन्होंने क्या किया कि इस राजा के खिलाफ, लुई 16वां के खिलाफ आक्रमण कर दिया, मतलब क्रांति कर दी और उस राजा को उखाड़ कर फेंक दिया, उसको फांसी पर लटका दिया, सब जनता मिलकर, लुई 16वां को। यह 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो शताब्दी समझते हैं आप लोग? यह 19वीं शताब्दी बराबर 1800 से 1900 के बीच का वर्ष। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। दशक का मतलब, दशक का बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष और शताब्दी का मतलब 100 वर्ष।
तो 19वीं शताब्दी में किसका आगमन हुआ? राष्ट्रवाद का। उसके बाद क्या है, जब 1789 में वो राजा खत्म हुआ तो 1789 से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक वहाँ पर कोई राजा नहीं था। तो वहाँ पर सिर्फ जनता का शासन चलता था, जनता ही राज करती थी। जो जनता चाहते थे, गणतंत्र राज बन गया था कुछ दिनों के लिए, मतलब उतना साल के लिए। कितना साल? 1789 से लेकर और 1800 ईस्वी तक। 1804 में जाके वहाँ पर नेपोलियन नामक एक राजा बना। नेपोलियन वहाँ का राजा बना 1804 में। नेपोलियन 1804 से 1815 ईस्वी तक राजा रहा। फ्रांस में 1804 से लेकर 1815 तक राजा रहा। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन एक अच्छा उदारवादी नेता था। अच्छा भावना से यूरोप में राष्ट्रीयता भावना विकास एवं राज्य क्रांति पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन जो एक दूसरे देश में आक्रमण किया अपने देश को जोड़ने के लिए, जो भी इसका राज हड़प लिया था उसको एक जगह करने के लिए इन्होंने जो दूसरे देशों पर आक्रमण किया वह बहुत कारगर साबित हुआ। इनके देशों में बहुत अच्छी व्यवस्था आई, किसानों को छूट दिया गया, ज़मीनें बढ़ाई गई, खेती खलिहान बिजनेस मतलब उद्योगों पर जोर डाला गया। तो इसके समय में, नेपोलियन के समय में बहुत अच्छा शासन रहा यहाँ पर। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद नेपोलियन का धीरे धीरे पतन हो गया। कैसे हुआ कि शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1815 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य था कि पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना। अच्छा, नेपोलियन के खिलाफ और भी उसमें उस राज्य में कुछ लोग थे जो नेपोलियन के खिलाफ थे। उन्होंने आपस में मिलकर नेपोलियन को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया, नियम बनाया, और 1815 ईस्वी में सब मिलकर इसको क्या किया, अस्त व्यस्त कर दिए और इसका सरकार गिरा दिया। किसका? नेपोलियन का। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। यही था मेटरनिक। मेटरनिक भी बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर शासक। वही सोचता था उसको हटाने में, नेपोलियन को हटाने में मेटरनिक का बहुत बड़ा हाथ था। मेटरनिक ही सोचता था कि नेपोलियन इस व्यवस्था को बंद करे, जो गणतंत्र व्यवस्था चलता है। राजा तो था, लेकिन होता था सब कुछ मतलब जनता की इच्छा से। तो यह बंद करना चाहता था। कौन? मेटरनिक चाहता था क्या, जो पहले से नियम चल रहा था लुई 16वां वाला, वो चले, सिर्फ राजा का चले बस। देखिए, अतः क्या हुआ, नेपोलियन ने युद्ध को समाप्त कर दिया। और क्योंकि नेपोलियन हार चुका था, नेपोलियन के खिलाफ क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। कौन? वही मेटरनिक सब। और नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई, क्योंकि इसको 1815 में कैद कर लिया और एक टापू पर छोड़ दिया। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन की मृत्यु, यहाँ पर लिख लो, नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ। समझ लेना, हुआ। तो नेपोलियन का युग कब खत्म हो गया? नेपोलियन युग 1804 से 1815 ईस्वी में खत्म हो गया नेपोलियन का। इस नेपोलियन युग का अंत कर दिया। अब युग शुरुआत हुआ मेटरनिक का। इस मेटरनिक का युग समाप्त हुआ। ये है मेटरनिक, आप देख सकते हैं, बहुत हरामी टाइप था ये भी। तो इसका युग शुरुआत हुआ। तो ये क्या किया, सबसे पहले मेटरनिक युग में क्या सब हुआ देख लेते हैं। यहाँ तक सब नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो बैक करके नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग कॉपी कलम लेके जितना भी मेन पॉइंट लिखा रहे हैं सब पूछने वाला है, A to Z। वही चीज़ हम लिखा रहे हैं बोर्ड पर, जो भी पूछने वाला है। तो इसलिए सबको नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, मेटरनिक युग 1815 से 1848 ईस्वी तक के
फ्रांसीसी शासन काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। ये समझ गया। 1815 ईस्वी से 1848 तक वो शासन किया कौन? मेटरनिक। तो फ्रांसीसी शासन काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। इसमें उन्होंने क्या सब किया वो थोड़ा लिखा देते हैं। सबसे बड़का मेटरनिक युग में लोग मेटरनिक के खिलाफ क्यों हुए, बहुत परेशान क्यों थे? क्योंकि यह एक बहुत क्रूर राजा था। इन्होंने क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि फ्रांस को बहुत राज्य में विभाजित कर दिया और सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया और ऑस्ट्रिया को प्रभुता, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, पूरा उलटफेर। जो इसका करीबी आदमी था, जो इसका बात मानता था, उसको इन्होंने राजा बना दिया। एक एक प्रांत, मतलब एक एक भाग टुकड़ा करके बांट के, मतलब एक राज्य के कई टुकड़ा कर दिया, सब जगह सब क्रूर को बैठा दिया, एकदम लूटो देश को। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, हर प्रयास किया गया उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं जगे। ऐसा प्रयास किया गया, मेटरनिक ने ऐसा काम किया कि लोगों में राष्ट्रीयता का भावना न जगे, ताकि उसके अंदर में देश प्रेम न जगे। देश प्रेम क्या है? राष्ट्रवाद। तो देश प्रेम न, अपने देश के प्रति प्रेम नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना की। मेटरनिक ने फ्रांस में जो पुराना व्यवस्था चलता था, लुई 16वां कितना क्रूर था, उसके बारे में बताए थे। तो जिस प्रकार लुई 16वां का शासन था, उसको क्या किया, पुनर्स्थापना किया, फिर वही शासन लागू कर दिया। कौन? मेटरनिक। अब मेटरनिक क्या किया देखो, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ और यूरोप के सभी लगभग देश प्रभावित हुए। देखो, यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। किसी को तंग करोगे, किसी को परेशान करोगे, कितना दिन तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई? जब तक उसके पास ऐसा कोई नहीं आया जगाने वाला, सब जब तक सोया था तब तक राज कर लिया। जब जाग गया जनता, कोई नहीं राज कर सकता है, ये बात जानते हैं आप लोग। तो वही हुआ उसके साथ। यूरोप के सभी देश लगभग प्रभावित हुए और जाग गए, ये क्या कर रहा है वो। तब क्या हुआ देखिए, बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, तब लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। तब क्या हुआ, 1848 में इस मेटरनिक को हटाया गया, ये पलायन कर गया, भाग गया। जब इसके खिलाफ क्रांति हुई बहुत ज्यादा, तब ये क्या हुआ, भाग गया। और क्या हुआ उसके बाद, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। अब लुई 18वां क्या किया, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। वह उस जनता का दुख समझा और पुराना व्यवस्था जो चल रहा था मेटरनिक का, उसको उस पर थोपने का कोशिश नहीं किया, थोड़ा बहुत सुधार किया। उसके बाद फिर 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे ये सब दंगे के कारण। चार्ल्स एक्स के शासनकाल में, चार्ल्स 10 होगा, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 क्रांति के रूप में सामने आया। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1830 की क्रांति जो हुआ था, उसमें इसका चार्ल्स 10 कोई था राजा, जिसने शासनकाल में कुछ परिवर्तन किया था, जिसका कि नजर आया 1830 की क्रांति में। 1815 1848 के बीच में एक 1830 की क्रांति भी हुई, इसके खिलाफ, मेटरनिक के खिलाफ। मेटरनिक के युग को हटाने के लिए 1830 में क्रांति हुई। अब देखिए जुलाई 1830 की क्रांति है क्या, तो यह क्रांति कब हुई, जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 की क्रांति। इसमें क्या हुआ कि चार्ल्स 10वां जो था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतावादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। वो जो चार्ल्स 10 था, उन्होंने क्या किया, वो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी, मतलब खुद के बारे में सोचने वाला, दूसरे के विपरीत सोचने वाला ऐसा राजा था वो, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद उभर रहा था, मतलब लोगों के बीच में जाग रहा था, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जो भी हो वो जाग रहा था, उसको क्या दबाने की कोशिश किया, मतलब लाठी डंडा से जो भी हो सका, सेना से दबाने का कोशिश किया। फिर चार्ल्स 10 की इस विरोधी प्रतिक्रिया रूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा तत्वों में गला घोटने का प्रयास किया। क्या किया कि 4 अध्यादेश जारी किया। कौन? चार्ल्स 10 ने 4 अध्यादेश जारी किया, जिससे कि जनता का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, उसमें क्या हुआ कि क्रांति की लहर दौड़ गई, वही नियम लगाने पर।
अब बोले ना सरकार कोई ऐसा उल्टा पुल्टा नियम लगा दे जो कि हमारे हित में ना हो, तो लोग तो क्रांति करेंगे। तो पेरिस में क्या हुआ, 1830 में क्रांति हो गई, क्रांति हो गई। फ्रांस में 28 जून 1830 को ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया, ऐसे ही जुलाई 1830 क्रांति कहते हैं। देखो क्या किया, 8 जुलाई 1830 की क्रांति का क्या लिख सकते हैं परिभाषा। चार्ल्स दस ने 1830 की क्रांति, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। VVI लगा देते हैं यहाँ पर, VVI क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। अब देखिए 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा है, समझ लीजिए, अपने से लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। इसमें जो है ना, इस प्रकार जुलाई क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। तो 1830 की क्रांति जो हुआ, तो इसमें कट्टरवादी सब जो था, जो कि इस देश के खिलाफ था, उसके हित में नहीं सोचता था, उन सब का क्या हुआ कि कम होना शुरू हो गया। वो लोग भागने लगे मारपीट से। जनता के आक्रोश के कारण कोई नहीं टिक सकता उसके आक्रोश के सामने, उसके गुस्सा के सामने, तो वो भागने लगा। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, कम हो गया, उसका शासन जो था ना कम हो गया। तो यह वास्तव में मध्यम वर्ग और लोक सपुरता के सिद्धांतों की देन थी। यह जो है आंदोलन, मतलब क्रांति 1830 वाली, इसमें मध्यम वर्ग के लोग भाग लिया था और छोटे वर्ग के लोगों ने मिलकर क्रांति किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को लूटा जाता था। उससे पहले इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति पृष्ठभूमि तैयार कर। अब देखिए अब क्या हुआ कि 1830 में ये क्रांति हुआ। लुई फिलिप भी उस समय था शासन वहाँ का, लुई फिलिप। अब क्या हुआ कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण यूनान, पोलैंड, हंगरी तक तत्कालीन व्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा था। मतलब उधर जर्मनी और इटली का एकीकरण चल रहा है। एकीकरण का कहने का मतलब है कि इटली का बहुत सारा भाग ऑस्ट्रिया, पर्सा जो है ना, हड़प लिया था, जमीन उसका हड़प लिया था। तो उन सब का मतलब एकीकरण का कहना था कि वहाँ के जो कुछ प्रमुख नेता थे, उसका नाम मैं बताऊंगा अभी, वो सब जो वहाँ का इटली का एकीकरण कर रहे थे, तो उनमें अपने देशों को जोड़ रहे थे, दूसरे से छुड़ा रहे थे। जैसे मेरा जमीन, जैसे अभी कश्मीर थोड़ा अधीन है इसके इसी तरह उसका भी जमीन अधीन था। किसका? इटली का एकीकरण सब हो रहा था ना, जर्मनी का एकीकरण सब हो रहा था साथ में। तो उसको देखकर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से लोगों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। तो वह आंदोलन लुई फिलिप जो शासक था उसके खिलाफ हुआ फ्रांस में। तो एक और आंदोलन फ्रांस में शुरू हो गया। फ्रांस में आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन था? तो सन 1848 ईस्वी की क्रांति। इसमें हुआ क्या, देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करते। देखिए वो कैसा था, वह महत्वाकांक्षी था, मतलब हड़पने वाला, खुद का पूंजी जमा करने वाला, अपने आप को, अपनी इच्छा को महत्व देता था, इसीलिए उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। वो ऐसा शासक था। उसने क्या किया, जो 1848 की क्रांति होने से पहले जब लोग उसके बारे में जान गए, धीरे धीरे उसके बारे में समझ गए कि ये क्या कर रहा है, हम लोगों को लूट रहा है, तो वो क्या किया, पलायन कर गया। कैसे, देखिए। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। सुनिए, जब क्रांति फिर से 1848 ईस्वी में, अब लिखा देते हैं 1848 की क्रांति क्या है, इसको मिटा देते हैं। 1848 की क्रांति,
1848 की क्रांति में 1848 की क्रांति में लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि वह एक लालची, महत्वाकांक्षी का मतलब वही था लालची, क्योंकि वह एक लालची और अपने विरोधी से हाथ मिलाकर शासन करने वाला शासक था। कौन? 1848 के क्रांति में लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया वो, क्योंकि वह एक लालची और अपने विरोधी से हाथ मिलाकर शासन करने वाला शासक था। ठीक है, क्या क्या जो लुई फिलिप अपने अंदर में सिर्फ पूंजीपति वर्ग को रखना चाहता था और गरीब लोगों को भगाना चाहता था। 1848 क्रांति में फिर देख लिख लो, और लुई फिलिप सिर्फ पूंजीपति वर्ग को रखना पसंद करता था। अब भाई लोग पूंजीपति वर्ग को ये रखेगा तो गरीब लोग को कौन रखेगा? हैं भारत, वही रखना पड़ेगा वहीं पर। तब उसी प्रकार क्या हुआ, 1848 में इसके खिलाफ क्रांति हुआ। 1848 की क्रांति जो है ना, लुई फिलिप को हटाने के लिए किया गया। लुई फिलिप भी खराबी शासक था, मतलब इस फ्रांस पे जो घुसा सब खराबी किया, अच्छा तो कोई कर ही नहीं रहा। अब इधर शुरू हो गया, तब यहाँ पर दूसरा शासक बना लुई नेपोलियन बना फ्रांस का नया सम्राट। उसके बाद 1848 के बाद 1848 के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का नया शासक बना। ठीक है, अब उसके बाद इटली का एकीकरण वही हुआ। इटली जो अनेकों खंडों में बटा हुआ था तो उसको जोड़ने को ही बोलते हैं इटली का एकीकरण। ये बोलेगा इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? इटली के एकीकरण से हम यही समझते हैं कि इटली जो है ना, आरंभ में बहुत मतलब राज्यों में बटा हुआ था, अनेक समस्याएं थी वहाँ पर। पूंजीपति वर्गों में मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे जनता को भी अलग भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। एक तो श्रमिक वर्ग था, एक तो पूंजीपति वर्ग था, इन सब में बांट कर रखा गया था। तो इन सब में एकीकरण लाना था, मतलब सबको एक समान अधिकार नहीं था वहाँ पर, तो उसको लाने के लिए इटली में एकीकरण किया गया। उसमें बहुत सारे महान ऐतिहासिक लोगों ने अपना बलिदान दिया, क्या जो भी बोल दो, अपना योगदान दिया, वो भी है। तो अब सुन लीजिए थोड़ा सा। इटली में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे, इटली में एकीकरण स्थापित होने के लिए भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं थी, जैसे इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। जैसे अब देखिए, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का बहुत हस्तक्षेप था, मतलब हाथ था इटली को एकीकरण से रोकने के लिए, क्योंकि इटली को ऑस्ट्रिया भी हड़प चुका था और फ्रांस भी हड़प चुका था, तो दोनों का हाथ था। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, लेकिन उतना दोनों का प्रभुता, मतलब दोनों अपना वर्चस्व चलाता था, फ्रांस भी और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिया भी। किस पर? इटली पर। नहीं ये मेरा है, यहाँ पे मेरा शासन चलेगा, वो ये जो भी है। तो फिर भी 19वीं सदी के आरंभ में इटली ने क्या किया, अपने अंदर में राष्ट्र का भावना लाया। फ्रांस में होने वाले घटना का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। अब जो फ्रांस का राजा यहाँ पर शासन करता था, मान लीजिए, तो फ्रांस का राजा को तो खुद ही भगा रहा था वहाँ का जनता, तो वो इसका असर क्या पड़ा, इटली पर भी पड़ा। इटली में पड़ा तो साफ साफ दिखा वो असर।
इटली के एकीकरण में नेपोलियन का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने क्या किया कि इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे तीनों गणराज्य में गठित किया, जिसका नाम था सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उन्होंने यातायात व्यवस्था को भी जागृति किया। मतलब नेपोलियन के पतन 1814 में, नेपोलियन मर गया था, जानबे करते 1804 में, 1800 लिखाए थे पीछे शुरुआत में 1804 से 1814 15 तक किया था उसका शासन। तो 1814 में उसके पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, जो मतलब वो लुई 16वां का शासन चलाए, फिर से इटली को मार मार के एकदम ध्वस्त किया जाए। क्योंकि फ्रांस में जब जो जो हो रहा था वो चीज़ तो इटली में भी हो रहा था। तब उसके बाद वहाँ पर जो है ना क्या हुआ कि 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। गांव में, गांव घर में, शहर में नागरिक आंदोलन, मतलब नगर के लोगों द्वारा किया गया आंदोलन नागरिक आंदोलन कहलाता है, वो होने लगे। एक गुप्त दल था, दल बना लिया, जैसे पार्टी होती है ना उसी प्रकार से एक दल बना लिया, जिसका नाम था कार्बोनरी। तो कार्बोनरी का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। इसका गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जिसके उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना तथा गणराज्य का स्थापना करना था। अब कार्बोनरी क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। कार्बोनरी है यह एक संगठन था जिसका काम था कि राजा के काले कारनामे को दिखाना, उस पर छापा मारना, छापामार युद्ध करना है। तो वही बात जो छिपा के चीज काम कर रहा है ना, उसको दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, तो छापामार युद्ध उसी को कहते हैं। तो और उसके राजतंत्र को नष्ट करना, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, कार्बोनरी क्या था। कार्बोनरी यह एक संगठन था, यह एक संगठन था जिसका काम था कि राजा के काले कारनामे का पर्दाफाश करना तथा राजतंत्र को नष्ट कर वहाँ गणराज्य स्थापित करना। ये था कार्बोनरी। कार्बोनरी पूछेगा क्या है, कौन इसका संगठन किसने किया था? तो इसका संगठन वैसे मुख्य रूप से मेजनी का हाथ था उसमें। अब देखिए मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में पूछेगा तो इसको हम थोड़ा मिटा देंगे। इसका मेजनी का ही संबंध है इसमें, इटली के एकीकरण में। मेजनी कौन था, चलिए उसके बारे में जानते हैं। मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, जो इटली के एकीकरण में अपना अहम योगदान दिया। कौन? मेजनी यही था। मेजनी ने क्या किया? सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी क्या किया? मेजनी यंग इटली संस्था की स्थापना किया 1831 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी क्या करना चाहता था? मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर, बोले जो इटली के एकीकरण में अपना अहम योगदान दिया। तो यही भी लिखना, वहाँ पर ये भी लिख देना कि दीजिएगा कि इटली के एकीकरण में महान योगदान था। वह चाहता था कि संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य राज्य बनाना चाहता था। कौन? मेजनी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ? काउंट काबोर्ड भी है एक ऐसा नेता जो कि इटली के एकीकरण में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है।
तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। कौन था काउंट काबूर? काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। अब उसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली की एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा बाधा मानता था। क्यों मानता था बाधा? क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ना वो मेटरनिक था, और मेटरनिक तो बहुत हरामी टाइप था, तो वो चाहता था कि नहीं, इटली का एकीकरण नहीं हो। तो इसीलिए काबूर ने क्या किया? काबूर क्या मानता था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा इसमें अथी है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाधा था उसका। तो उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ हाथ बढ़ाया। कौन? काउंट काबूर। और 1853 में क्रिमिया का युद्ध ने काबूर ने फ्रांस की ओर युद्ध में छेड़ दिया। अब फ्रांस से मिलकर उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कौन? काउंट काबूर। उसका परिणाम क्या हुआ देखिए। उसका परिणाम ये हुआ कि 1860 से 61 में काउंट काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली को सभी रियासतों को मिला लिया। 1860 से 61 ईस्वी में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर, रोम जो है फ्रांस की रोम, उसको छोड़कर बाद बाकी मध्य इटली के सभी रियासत परमा, मेडोना, टक्सनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह को इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड का पिडमाउंट को समर्थन के भय से कदम नहीं उठा सका। मतलब ऑस्ट्रिया फ्रांस के भय से, फ्रांस इसके साथ में था, किसके साथ? इटली के साथ। तो वो क्या किया? ऑस्ट्रिया कोई कदम नहीं उठा पाया। 1862 ईस्वी तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलोम रोम हो गया, और एक प्रकार से लगभग 1/3 क्या हो गया? लगभग 1/3 एकीकरण हो गया। किसका? इटली का। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा उसके लिए एक और क्रांतिकारी आया। कौन? जिसका नाम था गैरीबाल्दी। क्या नाम था उसका? गैरीबाल्दी। अब गैरीबाल्दी क्या किया देखिए। गैरीबाल्दी एक पेशे से नाविक था। गैरीबाल्दी पेशे से एक नाविक था। पेशे से एक नाविक था। और मेजनी के विचार का समर्थक था। उन्होंने क्या किया कि गैरीबाल्दी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली की रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। समर्थक गैरीबाल्दी पेशे से एक नाविक था और वो मेजनी के विचार का समर्थक भी था। वह सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने का प्रयास किया।